मतलब सिर्फ उड़वाने की बात आती है तो हमें हिंदू कह के आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब हमारे अधिकारों की बात आती है तब हमें कहा जाता है नहीं नहीं, ये किसान नहीं है, ये नौजवान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो जाट हैं, ये तो यादव हैं, ये तो दलित हैं, ये तो गुज्जर हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो गया, वहां पे पत्रकार जा रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं रोड पे लेट लेट के कि वो रॉकेट गया, वो मिसाइल गई। ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं, मणिपुर में कितने पत्रकार गए? और देखिए, ये जय श्री राम तो पॉलिटिकल नारा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जवान और किसान और नौजवान, इन तीनों को तानाशाह सरकार किस तरीके से परेशान कर रही है कि किसान फिर से लंबे धरने के बाद फिर देश की राजधानी में एकजुट हुए हैं। सर, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप लोगों को देश की राजधानी में फिर से मीटिंग करनी पड़ी? देखिए, जो अभी आज हमने जो फैसला लिया है, बहुत सारे पूरे देश भर के 10 राज्यों से अधिक संगठन जो आए थे, वो ये फैसला लिया है कि अगले 3 महीने में 20 बड़ी बड़ी महापंचायतें पूरे देश भर में की जाएंगी और उसके बाद 26 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच किया जाएगा और लाखों किसान उस दिन दिल्ली में पहुंच के बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो लंबे समय से धरना चला सरकार के खिलाफ, 3 काले कानूनों के खिलाफ, आप फिर से वही आंदोलन शुरू करेंगे? देखिए, जो उस समय की जो मांगे हमारी बहुत सारी वो पेंडिंग है। जैसे उस समय सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना। तो हमारा ये कहना है कि C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी या कानून बनाया जाए, पूरे देश के किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर भारत सरकार ने जवाब दिया कि पिछले 9 साल में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया गया। वो यानी एक तरीके से वो माफ करने की शुरुआत होगी, वो माफ कर दिया, वो आने वाला नहीं है। तो जब कॉर्पोरेट घरानों का पैसा माफ करने की बात आती है तो चाहे यूपीए सरकार हो, एनडीए सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो ये कहते हैं कि हमें वित्तीय घाटा हो जाएगा। जबकि अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो देश के किसानों के ऊपर मात्र 11 से 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके अलावा और हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून है। 2013 में एक भूमि अधिग्रहण कानून आया था जिसमें किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने की बात थी, जिसमें एक भूमि अधिग्रहण से पहले 70% किसानों की सहमति लेने की बात थी। लेकिन वो सारे क्लॉज थे वो बीजेपी शासित राज्यों में हटा दिए गए पिछले 9 सालों में। तो पहले ये सेंटर में, लोकसभा में, राज्यसभा में मोदी जी कानून लेके आए थे उसको बदलने के लिए, लेकिन 2014 के आखिर में, 15 के शुरू में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, तो वो कानून पास नहीं हो पाया था। तो फिर इन्होंने कहा कि जिस स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी है वहाँ पे वो पास कर दें। इसके अलावा एक चीज़ हम और कहना चाह रहे हैं, ये शहर में बैठ के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हो, ये एक तरीके से आज पूरे देश के सामने किसान को विलेन बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो किसान ही कर रहा है। ये मीडिया के द्वारा तमाम आप देखेंगे कि इस तरीके से हेडिंग्स लगाई जाती हैं टीवी चैनल्स पे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा रोल तो आप ही लोगों का है, क्योंकि आप लोग पराली जलाते हैं। सारा पॉल्यूशन इस वजह से शहर में जो धुआं हो रहा है उससे लोगों को काफ़ी तकलीफें हो रही है। मैं आपको सबसे पहले एक बात कह रहा हूँ भाई, जो ये कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में पराली जल रही है, आज दिल्ली का जो AQI है वो कई जगह 1000 तक जा चुका है। लेकिन आप हरियाणा पंजाब में जाओगे जहाँ पे ये पराली जलाने की बात कह रहे हैं, वहाँ तो 200 से भी नीचे है। तो अगर पराली जलाने से पोल्यूशन हो रहा होता है ये दिल्ली का, तो जहाँ ये कह रहे हैं कि पराली जल रही है तो वहाँ पे तो AQI ज़्यादा मिलना चाहिए था ना दिल्ली के मुकाबले, लेकिन दिल्ली में 5 गुना ज़्यादा है। दूसरी बात अगर आप देखें, देखिए जो पैडी की हार्वेस्टिंग है, धान की जो कटाई है, वो सितंबर के लास्ट वीक में शुरू हो जाती है। जो 1509 वैरायटी है, PR वैरायटी है, सितंबर के लास्ट में हो जाती है। और उस जमीन में जहाँ पे PR वैरायटी 1509 अर्ली वैरायटीज थी, वहाँ पे तो सरसों की और गेहूं की बुआई भी हो चुकी है। तो जब अक्टूबर में अगर पराली जलाने से पोल्यूशन होता तो अक्टूबर में भी तो होना चाहिए था ना दिल्ली में पोल्यूशन। अक्टूबर में दिल्ली में पोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? अब नवंबर के पहले वीक में आगे दिल्ली में पोल्यूशन क्यों हो रहा है? असली वजह क्या है? सरकार सीधा सीधा बोल देती है कि हर चीज़ का जिम्मेदार किसान है। महंगाई होती है, किसान जिम्मेदार। पॉल्यूशन होता है, किसान जिम्मेदार। मतलब कोई भी आपदा होती है उसका जिम्मेदार किसानों के सर पे क्यों फोड़ा जाता है? देखिए, क्योंकि किसान भोला भाड़ा है, किसान सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए किसान को ही निशाना बना देते हैं। आप ये देखिए, 2021 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने लिखित में ये कहा कि जो पोल्यूशन हो रहा है किसान के कारण, तो उसमें से मात्र 3 से 4% ही पोल्यूशन हो रहा है। जो टोटल पोल्यूशन है दिल्ली का, उसका 3 से 4% किसान जिम्मेदार है। बाकी 96% का जिम्मेदार कौन है?
ये इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में ये गाड़ियां चल रही, कंस्ट्रक्शन का काम सब जगह चल रहा है। तो असली जो रियलिटी है लोग उस तक नहीं जाना चाहते। और आप एक बात और देखिए, अभी बठिंडा में यहाँ पे चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, आम आदमी की, या दिल्ली की गवर्नमेंट हो, ये बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, हमने इतनी मशीनें दे दी, हमने पराली की मैनेजमेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। अब तो एक्सपर्ट ये भी बोलते हैं कि अब जो किसान पहले सुसाइड करते थे अब उसमें बहुत मतलब कमी आ चुकी है। अब तो इस तरीके की खबरें हमारे सामने मैं नहीं आपको बताऊं, बठिंडा में 8 बार हमारे साथियों ने लिखित में बठिंडा के डीसी को ये दिया, लिखित में मांग पत्र दिया कि सर आप बेलर मशीन का इंतजाम कीजिए ताकि हम स्ट्रॉ की पराली की मैनेजमेंट कर सकें। 8 बार लिखित में दिया, लेकिन आज तक उनको वो एक भी बेलर मशीन वहाँ पे नहीं मिली। सुपर सीडर मशीन है जो डायरेक्ट सोइंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, डायरेक्ट बिजाई के लिए, उस पर 1,05,000 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन कितने किसानों को देती है? मात्र 5 से 7% किसानों को देती है, अधिक से अधिक 10% किसानों को। और जहाँ आपने सुसाइड की बात कही, वर्तमान मोदी सरकार ने तो 2016 में आके किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करना ही बंद कर दिए। उन्होंने एनसीआरबी को कहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को, कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हकीकत ये है, इन्होंने क्या किया, 2015 में आते ही किसानों की आत्महत्या ये दिखाई कि ये कम हो गई है, लेकिन सच्चाई ये थी जब 3 इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी तो वो आंकड़े आत्महत्या के बढ़ गए थे इस सरकारी कार्यकाल में। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आंकड़े पब्लिश करना ही बंद कर दो। आप पर ऐसे भी आरोप लगते हैं कि आप लोग सिर्फ राजनीति रोटियां सेकते हैं। तमाम टीवी चैनल्स पे देखेंगे तो इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। आप लोग यहाँ देश की राजधानी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मीडिया चैनल्स पे तो इसकी कोई चर्चा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा वो सरकार के साथ सेटिंग में है। जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो, मणिपुर में मई के महीने में मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है हमारे देश का, लेकिन मणिपुर में कितने पत्रकार वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए। अब इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा हो गया तो वहां पे पत्रकार जा रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं रोड पे लेट लेट के कि वो रॉकेट गया, वो मिसाइल गई। ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं, मणिपुर में कितने पत्रकार गए? आप ये बताइए, 2020-21 में जब हमारा किसान आंदोलन था, पत्रकारों ने पता नहीं, कुछ पत्रकारों ने हमें क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी, खालिस्तानी, फॉरेन फंडिंग, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। हम एक बात कह रहे हैं, देश के बॉर्डर पे हमारा भाई खड़ा है जो जवान है, देश के खेत में जो किसान काम कर रहा है वो पूरे देश का पेट भर रहा है, वो सिर्फ अपना पेट नहीं भरा, पूरे देश का पेट भर रहा है। हम चैलेंज करते हैं जो ये गोदी पत्रकार हैं, कुछ जो सरकार की गोदी में बैठे हैं, अरे भाई ईडी भी आपकी है, इनकम टैक्स विभाग भी आपका है, सीबीआई भी आपकी है, रॉ भी आपकी है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी आपकी है, आईबी भी आपकी है, आप जांच करा लो ना हमारी। अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर हम गलत आदमी हैं, अगर हम आतंकवादी हैं, अगर हम नक्सलवादी हैं, अगर हम खालिस्तानी हैं, फिर हमें बाहर क्यों घूमने दे रहे हो? फिर जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? हकीकत ये है कि हर एजेंसी से हमारी जांच कराई जा चुकी है, किसान लेकिन तो इस एजेंसी देश जांच में कुछ निकला नहीं उन जांच में। किसान तो इस देश का कट्टर हिंदू है और हिंदू समर्थक सरकार भी है। आपको फिर भी सरकार से आपत्ति है? देखिए, हम चौधरी छोटूराम को मानने वाले हैं, और चौधरी छोटूराम वो व्यक्ति थे, जो आप हिंदू मुसलमान का आपने सवाल पूछा, चौधरी छोटूराम वो व्यक्ति थे कि जब संयुक्त पंजाब होता था 1947 से पहले, तो उन्होंने एक जमींदारा पार्टी बनाई थी, और उस समय वहाँ पे जो संयुक्त पंजाब में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे ये हिंदू परिषद ने भी चुनाव लड़े थे, हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने भी वहाँ पे इलेक्शन लड़े थे। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो मुस्लिम लीग वालों की भी जमानत जब्त हुई थी संयुक्त पंजाब में, और हिंदू महासभा वालों की भी जमानत जब्त हुई थी। तो संयुक्त पंजाब ने जमींदारों की, किसानों की बात करने वाले जमींदारा पार्टी को बनाया था, सर फजले हुसैन और चौधरी सर छोटूराम। तो ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। हम अपने आप को ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। देखिए, हमें हिंदू कब बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी दंगा हो जाता है ना, तब तो सरकार कहती है हमें, यार हिंदू हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमने झगड़ा करना है, तुम्हें मतलब सिर फुड़वाने की बात आती है तो हमें हिंदू कह के आगे कर दिया जाता है। लेकिन जब हमारे अधिकारों की बात आती है, जब हम किसान की बात करते हैं, जब हम अपने रोजगार की बात करते हैं, तो तब हमें कहा जाता है नहीं नहीं, ये किसान नहीं है, ये नौजवान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो जाट हैं, ये तो यादव हैं, ये तो दलित हैं, ये तो गुज्जर हैं, ये तो और समाज से आते हैं, ये तो मजदूर हैं। तब हमें जातियों में बांट दिया जाता है। लेकिन जब दंगा हो, जब सिर फुड़वाने की बात आए, तब ये कहते हैं कि भाई किसान को आगे कर दो और इसको हिंदू बना के कर दो। हम ये कह रहे हैं, हम वो हिंदू नहीं है कि जो दंगा करेंगे, हम वो हिंदू नहीं है जो किसी के साथ झगड़ा करेंगे, हम वो हिंदू नहीं है जो किसी दूसरे धर्म वाले को गलत बोलेंगे। हमारा जो धर्म है वो खेती किसानी का है। और देखिए, ये जय श्री राम तो पॉलिटिकल नारा है,
आप किसान में आप चाहे 5 पीढ़ी के किसी किसान मजदूर से बात कर लीजिए, जब वो अपने खेत में हल चलाते थे, हल चलाने की शुरुआत करते थे, तो वो कहते थे ले राम का नाम। वो राम किसानों का था। और जो ये जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाते हैं दूसरों से, जबरदस्ती करते हैं, ये पॉलिटिकल नारा है, ये आम आदमियों का और समाज का, किसानों का नारा नहीं है। लेकिन एक भाषण दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने बोला कि लाल किले से हम फिर झंडा फहराएंगे, और आप लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का। उनका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि 24 में तो सरकार में वही आएंगे। देखिए, सरकार में कौन आएगा उससे ये तय नहीं होगा कि भाई आंदोलन होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस आएगी जब भी आंदोलन होंगे। मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, उस समय भी हमारे आंदोलन हुए, उस समय भी आंदोलनों में हमारे ऊपर मुकदमे हैं। तो हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा। हमारे लिए सवाल ये है कि 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50% फार्मूला लागू करूंगा, जो प्रधानमंत्री 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी को ये सिफारिश करते थे कि प्रधानमंत्री जी खाली MSP घोषित कराने से काम नहीं चलेगा, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून होना चाहिए। तो हम तो ये पूछ रहे हैं, वो 2014 से पहले वाले मोदी जी गए कहाँ? हो सकता है 24 में आके पूरा कर दे, एक आध काम तो भूल ही जाते हैं ना, इतना प्रेशर रहता है। 10 साल किसानों का तो एक भी काम किया नहीं, कॉर्पोरेट का कर दिया। अगर किसानों का कोई एक आधा तो काम किया होता, बता दीजिए मुझे, किसानों का क्या काम किया इन्होंने 10 साल में? वो राष्ट्र के लिए काम करे, किसान छोटा मुद्दा है। तो किसान क्या राष्ट्र में नहीं आता? क्या किसान देश में नहीं आता? मतलब आप सब लोगों को, ये तो वही बात हो गई जो पहले कई तानाशाह करते थे कि भाई कोई भी अपनी आवाज उठाए, नौजवान रोजगार की बात करे शांतिपूर्ण तरीके से, किसान अपने हक की बात करे तो कह देंगे अरे नहीं नहीं बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, अभी देश आगे जा रहा है। अरे देश बनता किससे? देश लोगों से ही तो बनता होगा। देश जो हमारे सीमा के अंदर जो आदमी रह रहे हैं, औरत रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, उन्हीं से तो मिलके देश बनता होगा। या देश खाली बिल्डिंगों से बन जाता है? इन बिल्डिंगों में जब आदमी रहेंगे, उन आदमियों का आगे तरक्की होगी, जब तो देश बनेगा ना। तो आप इनको आगे बढ़ाइए, आप रोजगार दीजिए ना बच्चों को। बच्चा रोजगार मांगता, आप कहते हैं ना 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 चुप हो जा, अभी देश को आगे बढ़ाना है। तो फिर एक काम करो ना, अगर बेरोजगारी से देश आगे बढ़ता है तो जो अपने ये गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका बेटा जय शाह है, जो 3-4 साल पहले BCCI का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, और जिस साल वो BCCI का जनरल सेक्रेटरी बना, 1 साल में उसकी प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ गई थी। ना कभी उसने क्रिकेट खेला, ना कभी वो क्रिकेट का कोच रहा, ना उसको ग्लव्स पहनने आते, ना उसको पैड बांधनी आती, वो 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकता। वो किस आधार पे, किस क्वालिफिकेशन पे सरकार ने उसको BCCI का जनरल सेक्रेटरी बना दिया? क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है। उसके अलावा तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं। क्या वो 1 किलोमीटर की दौड़ लगा देगा वो? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। देश लोगों से मिलकर बनता है और सबको आगे साथ लेके चलना चाहिए। सर, इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई कि किस तरीके से सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए उनको पूरा नहीं करी। आपने सर छोटू राम की बात की, लेकिन तमाम लोगों को, नौजवानों को देखें तो वो इतनी जागरूकता के बावजूद भी वो सरकार के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, सरकार के भड़काऊ भाषण में आकर वो दंगों के शिकार हो जाते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है, हम जो बात बोलते हैं या जो भाईचारे की बात बोलता है, उसको मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको ब्लैकआउट कर देता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। और जो अधिकतर चैनलों के जो प्राइम टाइम पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो दंगे फसाद वाली झूठी चीज़ें, बिना हाथ पैर की, बिना सिर पैर की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उनकी झूठी बात जाती है करोड़ों आदमियों में, और जो आदमी सच बोल रहा है, जो आदमी भाईचारे की बात बोल रहा है, उसको 1 लाख आदमियों तक नहीं पहुँचने दिया जाता। तो पहले तो हमारा उन नौजवानों से ये निवेदन है कि अगर आपका भविष्य सुरक्षित होगा, अगर आपके पास रोजगार होगा, अगर आपको फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। आप लोगों को, हम लोगों को मार के कोई देश नहीं आगे बढ़ेगा। लोगों को साथ लेके चलेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। खाली ये बयानबाजी, ढकोसलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। अब फरवरी में एक आंदोलन करने वाले हैं, उस जन आंदोलन के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, तमाम आवाम आपको देख रही है। देखिए, हमारी 8 मुख्य मांगे जो मैंने पहले आपके इंटरव्यू में बताई, उन मांगों पे अभी हम 20 बड़ी बड़ी महापंचायतें पूरे देश भर में कर रहे हैं। जैसे 1 से 20 दिसंबर के बीच में हमारी पंजाब में 5 बड़ी पंचायतें हैं, 26 नवंबर को हमारी उड़ीसा में पंचायत है, देन हमारी 20 से 30 दिसंबर के बीच में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बड़ी पंचायत हैं, फिर हमारी फरवरी महीने में हमारी हरियाणा में बड़ी पंचायतें हैं। तो इस तरीके से 20 महापंचायतों का आयोजन करके हमारी 26 फरवरी 2024 को हमारा दिल्ली में एक बहुत बड़ा इकट्ठ होने वाला है, जिसमें लाखों किसान पूरे देश से भाग लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो ये थे नौजवान किसान अभिमन्यु कोहार। तमाम उन मुद्दों पे बात की जो सरकार से वाजिब सवाल किसानों के जहन में आते हैं।
लगातार किसान किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। किसान हैं तो देश की जनता है, क्योंकि किसान अपने संघर्ष खून पसीने के कारण ही हमारी थाली में अनाज और रोटी पहुंचाते हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप किसान फैमिली से आते हैं तो इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि किसान रहेंगे तो इस देश की जनता रहेगी और हमारे शब्द जिंदा रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।